बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अभी सेनेट इलेक्शन की धूल कम नहीं हुई थी। अभी गिलानी संजरानी इंतखाब में 7 सेनेटर्स का नामों पर गलत मोहर लगाने का मामला जेर बहस ही था। अभी ऑपोजिशन जमातें कानूनी चाराजोई के लिए सर जोड़कर बैठी ही थीं कि घर को आग लग गई घर के ही चिराग से। आसिफ जरदारी ने न सिर्फ असम्बलियों से मुस्तफ़ी होने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया, बल्कि मियां नवाज शरीफ से वतन वापसी की मासूमाना गुजारिश कर दी और कहा कि अगर ये जंग लड़नी है तो जेल जाना होगा। बस फिर चाय की प्याली में तूफान बरपा हो गया। मरियम नवाज और सियासत के बादशाह के दरमियान सख्त मुकाबला हुआ। मौलाना ने जरदारी के रवैये को गैर जमहूरी करार देकर लॉन्ग मार्च मुलतवी कर दिया। पीडीएम के खिलाफ राय खुलकर अब सामने आ गए हैं। अब देखना यह है कि सिस्टम से निकलकर सियासी जमातें किस तरह परफॉर्म करेंगी और इसका फायदा हुकूमत को कितना होगा। बात करेंगे आज के शो में। मेहमानों का तारुफ करा दूं। सैयद अली हैदर मेरे साथ मौजूद हैं, जुल्फ़िकार राहत मेरे साथ मौजूद हैं, तस्ज़ीनिकार हैं आप दोनों, सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अली, ये जो हम बात कर रहे हैं कि पीडीएम की हंडिया बीच चौराहे पर फूट गई, आज खुलकर इख्तलाफात सामने आ गए। जरदारी साहब ने मियां साहब की वापसी का मुतालबा करके इमरान खान की तरह यू टर्न ले लिया या ये पहले से तयशुदा था? देखिए, जरदारी साहब के पास कई वजूहात हैं जिनकी बिना पे वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज के साथ पे एतबार नहीं कर सकते। जरदारी साहब को क्या उन्होंने पहले धोखा नहीं दिया? जब जरदारी साहब ने ईद बजाने की बात की थी तो क्या यही नवाज शरीफ थे ना जिन्होंने सरकारी विजिट जो था वो कैंसिल करवा दिया था और जरदारी साहब को 2 साल बाहर गुजारना पड़े थे। इसके अलावा कई और मवाक़े हैं। जरदारी साहब ने बड़ी सही सा बात की है कि 14 साल वो भी जेल में रहे हैं। मरियम साहबा का जो आर्गूमेंट था कि उनको जेल जाना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा 14 साल वो भी जेल में रहे हैं। देखिए, जरदारी साहब के पास खोने को बहुत कुछ है। आप ये बताइए ना कि जरदारी साहब या पीपल्स पार्टी अगर आज इस्तीफे दे देती है तो उनको मिलेगा क्या? देखिए, इस्तीफे दें या ना दें, दोबारा इलेक्शन कॉन्टेस्ट न करें या ना करें, उनके पास तो सिंध हुकूमत ही है ना। अभी भी सिंध हुकूमत है, उसके बाद भी सिंध हुकूमत ही होगी। तो इस पूरे गेम में पीपल्स पार्टी को क्या हासिल होगा कि वो इस्तीफे भी दे, वो सड़कों पर भी आए, वो अपनी सिंध गवर्नमेंट भी गवाए और उसके बाद दोबारा अलग इलेक्शन में उन्होंने ना सेंटर के लिए कम्पीट करना है। ठीक है जी, पंजाब से वो वाइप आउट हो चुके हैं, उसकी वो कोशिश भी नहीं कर रहे। उन्होंने इस्तीफे देने के बाद अगर इलेक्शन फ्रेश इलेक्शन होता है, इलेक्शन अगर लड़ना है तो सिंध में लड़ना है ना, तो सिंध में तो ऑलरेडी है, तो वो ये सारी एक्सरसाइज करेंगी क्यों? इसकी तो समझ नहीं आती। और फिर वो मियां साहब के लिए, नवाज शरीफ साहब के लिए, जिस बंदे ने उनकी साबिका उनकी शहीद बीबी के खिलाफ ऐसे ऐसे गंदे प्रोपेगेंडे किए हुए, देखिए ये आज नजरियाती बन गए हैं, ये पहले नजरियाती नहीं थे। ऐसे ऐसे गंदे प्रोपेगेंडा उन्होंने किए हुए, कैसे वो गंदी तस्वीर जो है वो हेलीकॉप्टर से नीचे फेंकवाई, फिर असेंबली में किस तरह के फिक्रे करते जाते थे बीबी मोहतरमा के ऊपर। उसके बाद जरदारी साहब की जो जबान कटवाने वाला मामला, जबान कटवाने से पहले एक बड़ी गलत किस्म की हरकत करने का मामला, ये तमाम चीजें भुट्टो फैमिली भूली नहीं है, ना ही पीपल्स पार्टी भूली है। तो इतनी आसानी से इनके पीछे लग के अब एंटी एस्टैब्लिशमेंट एजेंडा जो है वो तो है इस वक्त सूट कर रहा है नवाज लीग को, क्योंकि उनके पास फिलहाल खोने को कुछ नहीं है ना भी उनके पास गवर्नमेंट है, ना सेंटर में, ना पंजाब में, तो वो तो ये नारा लगाएंगे। पीपल्स पार्टी अब दूसरी एक और बात आप जरा समझे इस बात को कि क्या जरदारी साहब के ऊपर करप्शन के चार्जेस मियां नवाज शरीफ से कम है? बल्कि शायद ज्यादा ही होंगे। जरदारी साहब वो पहले आदमी थे जिनको 10% का खिताब मिला। नवाज शरीफ पर तो अब करप्शन चार्जेस जो है वो लगे हैं और पीपल्स पार्टी के करप्शन चार्जेस की बड़ी पुरानी हिस्ट्री है। तो अगर वहां पे उनको छेड़छाड़ कोई नहीं हो रही है, देखिए आज जितने भी जेर अताब है वो ये शरीफ फैमिली के लोग हैं। भुट्टो फैमिली के या जरदारी फैमिली का कोई भी शख्स इस पर जेर अताब नहीं है। इसका मतलब है एक ऐसा भीड़ का छत्ता जो कि उनको कुछ नहीं कह रहा, वो बिना वजह हाथ क्यों डालेंगे उसको। तो पीपल्स पार्टी के पास मैं ये समझता हूँ फिलहाल ऐसी कोई रीजन नहीं है जिसकी वजह से वो इनके अब मौलाना को देख लें। मौलाना तो वो है जो कि सारा घर लुटा के बैठे हुए हैं, उनके पास तो कुछ है ही नहीं खोने को। और जो बाकी 9 जमातें हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि जी बाकी 9 जमातें पर राजी हैं, इनमें से अक्सर जमातें ऐसी हैं जिनका एक बंदा भी पार्लियामेंट में नहीं है, पर इनके पास तो खोने को है कुछ नहीं। इन्होंने तो करनी है अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए, इन्होंने सड़कों की ताकत करनी है। ये लोग आज सिर्फ वक्त की वजह से, क्योंकि उनका वक्त पूरा हाल पड़ा है, ये लोग हो गए नजरियाती। वो कितने नजरियाती रहते हैं वो आपको भी पता है, वो मुझे भी पता है जी। इस वक्त जरदारी साहब नजरियाती नहीं है, वो देखें अमली सियासत। उनकी अमली सियासत का तकाजा ये है कि वो ऐसा कोई पगड़ना नहीं जिससे एस्टैब्लिशमेंट नाराज हो। उनके केसेस उनके अभी भी हैं, क्वैश नहीं हुए हैं, वो केसेस दोबारा कभी भी एक्टिव हो सकते हैं, लैब उनके खिलाफ कभी भी एक्टिव हो सकती है।
اور اگر یہ ساری ایکسرسائز کرنے کے باوجود، میں دوبارہ اس نقطے کو دہرا رہا ہوں، ساری ایکسرسائز کرنے کے باوجود پیپلز پارٹی کو دوبارہ پھر گورنمنٹ کی ملنی ہے، تو پھر یہ سب کچھ کرنے کا فائدہ؟ بڑی اچھی بات کی آپ نے علی، اور ریالٹی تو ذوالفقار یہی ہے کہ آج جو حلیف بنے ہوئے کل سخت حریف تھے. مولانا صاحب نے کہا کہ ایسے فیصلے نہ کرے کہ راہیں جدا ہو جائیں، تو راہیں تو ان کی کبھی ایک تھی نہیں. یہ جو 10-11 جماعتوں کا اتحاد تھا، یہ تو غیر فطری اتحاد تھا، یہ تو ہونا ہی تھا. اب پی ڈی ایم کی ناکامی کا ذمہ دار پیپلز پارٹی کو کیوں قرار دیا جائے پھر؟ شادیہ، یہ اتحاد غیر فطری بھی تھا، یہ ضرورت مندوں کا اتحاد تھا، اور اس میں کچھ بے روزگار شامل تھے. علی نے بالکل صحیح کہا کہ فضل الرحمان صاحب تو اتنے فرسٹریٹڈ ہیں، وہ تو بہت دن سے، بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو گھر جانا چاہیے. وہ اس لیے کیونکہ وہ گورنمنٹ کے اندر نہیں ہے، کشمیر کمیٹی ان کے پاس نہیں ہے. اس لیے نواز شریف صاحب بھی کہتے ہیں چونکہ اقتدار میں وہ نہیں ہے اور ان کے پاس کسی صوبے کی گورنمنٹ نہیں ہے، لہٰذا فوری طور پہ عمران خان کو گھر جانا چاہیے، کیونکہ وہ گورنمنٹ کو گورنمنٹ نہیں سمجھتے جس میں یہ خود اسٹیک ہولڈر نہیں ہوتے اور کسی ٹاپ پوزیشن کے اوپر یہ نہیں ہوتے. لیکن دیکھیں جو کل واقعہ پیش آیا اس کی ایک بڑی لمبی تاریخ ہے. میں ایک واقعہ تھوڑا سا ریفر کر دیتا ہوں کہ کچھ عرصہ پہلے زرداری صاحب کا ایک میرا دوست انٹرویو کر رہا تھا، تو انٹرویو کرتے کرتے اس نے بڑا معصومیت سے پوچھا. اس نے کہا زرداری صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی جو زبان کاٹی تھی وہ مشرف صاحب نے کاٹی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا کیا عمران خان نے کاٹی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا جی بی بی کو جو اتنا زیادہ ابیوز کیا گیا تھا وہ کیا عمران خان نے کیا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا جی پھر ظاہر ہے انہوں نے کیا ہوگا، مشرف صاحب نے کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا بالکل انہوں نے نہیں. انہوں نے کہا جی آپ کو 10% اور آپ کے خلاف کیسز آپ کو جیلوں میں جو رکھا گیا وہ بھی ظاہر ہے ڈکٹیٹر نہیں رکھا ہوگا، مشرف صاحب نے؟ اس نے کہا نہیں. تو اس نے کہا پھر عمران خان نے رکھا ہوگا؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا جس نے رکھا تھا وہ تو آپ کا سگا بھائی ہے، آپ کے بیٹا اور ان کی بیٹی وہ بہن بھائی بن گئے ہیں، وہ لڑکا نہ آ رہے ہیں، وہ معافیاں مانگ. انہوں نے کہا کہ کیمرہ بند کریں. کیمرہ تو خیر بند نہیں ہوا، ان کے پاس شاید مختلف موجود ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو مولوی نواز شریف کو ایسی جگہ ماروں گا جہاں اس کو پانی نہ ملے. اچھا. تو یہ عزائم ان کے دل کے اندر پہلے دل سے موجود تھے. انہوں نے ایک لسٹ بنائی. دیکھیں وہ بڑا زبردست کھلاڑی ہے. اس نے کہا کہ جس شخص نے مجھے گھسیٹنا تھا گریبان سے پکڑ کے، اس نے مسلسل معافیاں مانگی، اور ایک دفعہ نہیں مانگی، کو 20 دفعہ معافی مانگی. شہباز شریف نے، مریم صاحبہ نے جو کچھ پیپلز پارٹی کے بارے میں کہا اس نے 20 دفعہ معافی مانگی. نواز شریف نے جو کچھ کہا اس کا کفارہ اس نے اس طرح ادا کیا کہ اپنی بیٹی کو بھیجا لڑکانہ جا کے وہ بی بی شہید کی قبر سے معافی مانگ کے آئی، بھٹو کی قبر پہ معافی مانگ کے آئی. اپنے پرانے گناہوں کا نون لیگ نے کفارہ اس طرح ادا کیا کہ پیپلز پارٹی کے ایک ورکر سے لے کے ایک لیڈر سے ان کی اگلی نسلوں نے 100 دفعہ معافی مانگی. اور یہ معافی وہ ہے جو آپ نے اور میں نے دیکھی، جو سارے میڈیا نے چلائی. اس سارا کچھ کرنے کے بعد مسٹر 10% کا خطاب دینے والے معافیاں مانگتے رہے. ساری معافیاں منگوانے کے بعد اینڈ کے اوپر اس نے ایسا آپ کے سامنے ایک ایسا آخری دھکا دیا کہ اس کے نتیجے میں اب نواز شریف صاحب کھڑے نہیں ہو پا رہے اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ زرداری صاحب نے ان کے ساتھ کیا کیا. جی ذوالفقار نہ صرف معافی منگوائیے مریم نواز نے جا کے، نہ صرف جمہوریت بہترین انتقام ہے، تو زرداری صاحب کا تو اپنا سٹائل ہے. اچھا دوسری شادی ہے جو امپورٹنٹ بات ہے نا وہ یہ تھی کہ جب یہ سارا سلسلہ پی ڈی ایم کا شروع ہوا تو فضل الرحمان صاحب لانگ مارچ لے کے کے پی سے کراچی پہنچے. کراچی اندرون سے پھرتے ہوئے چلتے ہوئے وہ ریمیا کا کراس کر کے جب ملتان کو ٹچ کیا تو نواز شریف صاحب نے اس کے سارے سمراٹ سمیٹتے ہوئے وہ جیل سے اسپتال آ گئے. وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ ان کے پلیٹلیٹس اوپر نیچے جانا شروع ہو گئے. لانگ مارچ جب لاہور پہنچا کسی نون لیگ کے بندے نے ان کا استقبال نہیں کیا. وہ جب اسلام آباد پہنچے وہ فلائی کر کے باہر جا چکے تھے. یعنی ساری ٹوٹل کیش کروا کے اس مومنٹم کو وہ چلے گئے. اب بھی زرداری صاحب نے یہ اسمارٹ موو اس لیے چلی ہے، ان کو پتا تھا کہ یہ پھر ایک دفعہ یہ سارا مومنٹم کیش کروانا چاہ رہے ہیں. لہٰذا انہوں نے کیا کیا کہ یہ سیاست دیکھیں یہ رومانس نہیں ہوتا، یہ مفادات کی گیم ہوتی ہے. تو زرداری صاحب نے تھوڑا سا ان سے پہلے یہ پتا کھیل کے وہ خود ایک بڑی ڈیل اٹھا کے سائڈ پہ ہو گئے ہیں. اور فضل الرحمان صاحب بائی دا وے میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ ان کے ساتھ ہیں. یعنی زرداری صاحب اور فضل الرحمان دو الگ چیزیں نہیں ہیں. انہوں کو وقت آنے پہ پتا چلے گا. تو زرداری صاحب نے بڑی سمارٹ موو چلی ہے. اس نے انہوں نے جو
वो थूक के चाट भी लिया, हाँ, बिल्कुल सही, माफिया भी मांग ली, हाँ, और एंड के ऊपर उन्होंने इसको। अच्छा, आपने मरियम नवाज का बताया कि लाड़काना गई, भुट्टो साहब की कब्र पे माफी मांगी, लेकिन एक चीज बात इंपॉर्टेंट रही है अली कि सख्त तरीन हरीफ नून लीग से अपने उम्मीदवार को वोट डलवा के और डलवाने के बाद जिए भुट्टो का नारा लगवा दिया सेनेट इंतखाबात में। फिर यहीं पर ही बस नहीं कि जरदारी साहब ने इस्तीफों से इनकार करके नून लीग को तो मायूस किया, फिर हुकूमत को खुश कर दिया। लेकिन एक अहम बात यह कि आज जो कुछ जरदारी साहब कर गए नवाज शरीफ के साथ, वो मौलाना साहब भी तो 2008 में काजी हुसैन अहमद साहब के साथ कर गए थे, काजी हुसैन अहमद के साथ। एग्जैक्टली वैसा हुआ। देखिए, इसे कहते हैं कर्मा, और कर्मा घूम फिर के आपके ऊपर आता है। और मैं फगार साहब की बात से एग्री करूंगा, बहुत स्मार्टली खेला है। अच्छा, आप प्लीज एक पॉइंट नोट करें शाजिया, कि जरदारी साहब ने इनकार नहीं किया इस्तीफे देने। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हम लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे, उन्होंने कहा सब करेंगे, ये सब आप वापस आ जाए। और उन्होंने किया ये कि उन्होंने बॉल जो है वो नवाज शरीफ साहब के कोर्ट में फेंक दी। अब यहाँ पे सारा जो भार है वो मियां साहब पे आ गया, शरीफ फैमिली पे आ गया। भाई हम तो लॉन्ग मार्च करने को भी तैयार है, हम इस्तीफे देने को भी तैयार हैं, ठीक है। और आज से पहले हम जेलों में जाएंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी की तो हिस्ट्री है। उनको देखिए, एक बात याद रखिएगा, पीपल्स पार्टी ने डंडा खाने की सियासत भी की है, उन्होंने मार्च की सियासत भी, जलसे जुलूसों की सियासत भी की है। कि लाहौर का जलसा क्यों नाकाम हुआ था? क्योंकि बेसिकली नून लीग के वर्कर को इस चीज की आदत नहीं है। हाँ, उनको इलेक्शन मैनेज बहुत करना अच्छा करना आता है, पोलिंग वाले दिन उनको चीजों को मैनेज करना बहुत अच्छा आता है, इनको ये काम नहीं आता। नून लीग के वर्कर ने, आप जुल्फिकार साहब भी है, तारीख उठा के देखने, कभी डंडा नहीं खाया, क्योंकि इनको डंडा खाने की आदत नहीं है। इन्होंने मुशर्रफ के टेक ओवर के दौरान भी ऐसा कि आपने नोट किया होगा, नहीं देखा आपने, कि शख्सों का जो है वो नून लीग जाले निकल आए। जाला टर्म ही पीपल्स पार्टी के लिए इस्तेमाल हुई है, नून लीग का तो वर्कर जाला होता ही नहीं है। तो बेसिकली इनको इस चीज की आदत नहीं है। सरदारी साहब समेत इनकी ऊपर वाली क्यादत से लेकर नीचे तक इनको जेल में जाने का भी एक तजुर्बा रह चुका हुआ है, पुलिस का डंडा खाने का भी तजुर्बा रह चुका हुआ, सड़कों पे एहतजाज करने का भी। तो वो तो कह रहे हैं हम रेडी हैं, मगर मियां साहब वापस आए। अब ये जरदारी साहब को, मियां साहब को गले लगाने का शौक तो है नहीं कि वो उनकी वापसी की डिमांड कर रहे हैं। बेसिकली ही नोज द फैक्ट कि मियां साहब अब वापस नहीं आएंगे, कम से कम जब तक इमरान खान साहब की हुकूमत है तब तक वो वापस नहीं आते। तो इस्तीफे टालने के लिए बड़ी ही स्मार्ट मूव उन्होंने खेली कि बॉल उनके कोर्ट में डाल दी। अब मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी, चूंकि हालांकि आप ये देखेंगे पीटीएम का आगाज करने वाली भी पीपल्स पार्टी थी, इसको इनिशिएट करने वाली भी पीपल्स पार्टी ही थी। पीपल्स पार्टी जो है वो कभी भी और जरदारी साहब वो कभी भी अपने आप को मुश्किल में नहीं डालेंगे। इनकी वजह से केसेस है तो इन पर है, मुश्किल में है तो ये है, जिला वतन कह ले या एब्सकॉन्डर है वो तो ये है। इनके मामला बिल्कुल सुकून से चल रहे हैं। अलबत्ता मौलाना का कुछ कहा नहीं जा सकता कि मौलाना क्या करेंगे। देखिए, मौलाना फिर जिसे कहते हैं ना, एक ऐसी बस्ती जो जाल में फंस के सब तड़प रही होती है, मौलाना का सिर्फ तड़पना देख सकते हैं हम। वो कभी किसी के कंधा की डिमांड कर रहे होते हैं, कभी किसी के कंधे के, तो लेट्स सी क्या होता है। ठीक है। और बात कीजिए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो पिछले 4 महीनों से कह रही है कि वो इस्तीफों के मामले में जो है वो कंफ्यूजन का शिकार थी। और लेकिन ये जो नवाज शरीफ साहब ने 2 दिन में लॉन्ग मार्च को इस्तीफों से मशरूत कर दिया, इसके पीछे क्या कहानी, बात करेंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद नाज़रीन। जुल्फिकार साहब, अब क्या नजर आ रहा है, क्योंकि हमने देखा कि पीडीएम का कोई भी प्लान जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर मुमकिन नहीं रहा। असल में वजह क्या है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पलड़ा इतना भारी क्यों है? देखिए, इस मुल्क के अंदर ना 2 पार्टी सिस्टम ज्यादातर रहा है। एक पीपल्स पार्टी थी, एक नून लीग थी, ये तीसरी पार्टी ने मर्ज किया, वैक्यूम क्रिएट हुआ और उसने एंटी स्टेटस को का एक नया स्टॉन्स लिया, स्टेटस को के खिलाफ बात की, तब्दीली की बात की, नए पाकिस्तान की बात की, तो एक नई पार्टी उभर के सामने आ गई। अब मुझे बताएं कि स्टेटस को की 2 पार्टीज जिनको समझा जा रहा है, यानी 2 बड़ी पार्टीज नून लीग और पीपल्स पार्टी, तो हमेशा से ये एक दूसरे की मुखालिफ रही हैं। और आज भी अगर कट टू साइज होती है नून लीग, तो उसका अल्टीमेटली जो वैक्यूम क्रिएट होगा उसका फायदा तो पीपल्स पार्टी को होगा। रवायती पार्टी का कोई बंदा टूट के भी जाएगा तो मेरे ख्याल में ये दूसरे हज़ार लेने से शायद अवॉइड ही करें, वो पीपल्स पार्टी को ज्यादा सूट करता है। तो एक चीज तो ये है कि नेचुरल बात है कि जरदारी साहब ने जो काम किया है, एक टफ टाइम के लिए, एक मुश्किल वक्त के लिए उसको धकेल दिया और अपना वजन थोड़ा सा साइड पे कर दिया है, और एस्टेब्लिशमेंट के लिए और बाकी ताकतों के लिए रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया, और उसको एक मुश्किल वक्त में
मुश्किल सूरत हाल का शिकार कर दिया नून लीग और उसको नवाज शरीफ को, तो अल्टीमेटली उसका फायदा भी पीपल्स पार्टी को होगा। दूसरी बात यह है कि गिलानी साहब जब हारते हैं चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन, तो मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूँ कि ये चीजें अब सामने आ चुकी हैं कि नून लीग के लोगों ने वोट नहीं दिए, जाया किए। वजह उसमें ये थी, प्लानिंग ये थी कि नून लीग के लोगों ने बैठ के एक प्लान किया कि अगर चेयरमैन सेनेट भी पीपल्स पार्टी का बन गया, सिंध के अंदर ऑलरेडी वो सिस्टम के स्टेक होल्डर हैं, तो वो एक बड़े स्टेक होल्डर बन जाएंगे। और ये डरना शरना तो बड़ी दूर की बात है, वो तो किसी इजलास में भी पीडीएम के ना आएंगे, ना हमें सपोर्ट करेंगे, वो लाजमो मजलूम हो जाएंगे एस्टेब्लिशमेंट और सिस्टम के अंदर एक बड़े स्टेक होल्डर के तौर पे। लिहाजा गिलानी साहब को किसी सूरत में चेयरमैन सेनेट नहीं होना चाहिए। तो नून लीग के लोगों ने ये मुबैना तौर पे, पीपल्स पार्टी के लोग फेडरल लेवल की जो उनकी क़यादत है वो क्लेम भी करती है, दावा भी करती है, और उनको कुछ शवाहद भी दिए गए, कोई कम्युनिकेशन भी हुई है। उस पर पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने नाराजगी का इजहार भी किया है, एक कॉल के ये मरियम साहबा को, एक कॉल के ये लंदन, कि जी आपके लोगों ने हमारे साथ ये किया। और नून लीग के लोगों को भी पता है, जिसकी वो वजाहतें करते जा रहे हैं। तो ऐसे हालात के अंदर फिर जरदारी साहब के लिए मेरे ख्याल में मुश्किल हो गया कि मजीद इंतजार ना करें। उन्होंने ऑलरेडी कहीं ना कहीं राब्ते में थे और बल्कि कई जगह पे राब्ते में थे। तो जरदारी साहब ने एक बड़े मुनासिब वक्त पे पूरा अपना पाव लगवा के और पीडीएम का एक मोमेंटम बना के आगे धरना कुछ लोगों को दिखा के इस्लामाबाद की तरफ जाना है या पिंडी की तरफ जाना है, इस स्लोगन को सामने ला के पूरी मार्केटिंग करके, तो उसके बाद मेरा ख्याल है उन्होंने अपना हिस्सा पे कदरे जुस्सा वसूल किया। और पीपल्स पार्टी एक बैलेंस पावर है, ये ज़हन में रखिए। पीडीएम से साइड पे होती है तो पीडीएम का वजूद जो है वो बिल्कुल मामूली सा रह जाता है, वो साथ मिलती है तो न्यूसेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो चूंकि बैलेंस पावर है, उनको अंदाजा है अपनी स्ट्रेंथ का, तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने उसको पूरी तरह से कैश करवाया। और कैश क्यों ना करवाएं, जिस तरह मैं ये कह रहा हूँ कि पहला सारा धरना आपको याद होगा, उसका सारा फायदा नवाज शरीफ साहब को हुआ और वो मुल्क से बाहर चले गए। आपको याद है प्लेटलेट्स ऐसे जैसे स्टॉक एक्सचेंज ऊपर नीचे जा रही है, ऐसे प्लेटलेट्स जा रहे थे, और उसके बाद पता चल गया कि 8 हफ्ते के लिए साहब गए हैं, बीमार वो थे नहीं और इलाज उन्होंने करवाया नहीं और बाहर जाके बैठे हुए हैं। तो उन सारे हालात के अंदर फिर जरदारी साहब ने पुराना बदला भी लेना था, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, पॉइंट स्कोरिंग भी करनी थी पूरी, और उन्होंने की और उन्होंने बीवी का बदला लिया। वो पार्टी जो गद्दार पार्टी थी जिसने मुल्क तोड़ा था, बीबी के खिलाफ कैंपेन, वो सारी चीजें इन्होंने एक एक करके माफी मांगी और टीवी के ऊपर मांगी कि हम गलती पे थे, लड़का ना जाके कब्र के ऊपर खड़े होके आंसू बहाए। तो मेरा ख्याल है जरदारी ने जो कुछ इनसे करवा दिया नून लीग से, ये आपको पता नहीं, इनको फांसी भी चढ़ा देते तो ये शायद ना करते, लेकिन उसने सियासत के जरिए वो सारी माफिया मंगवा के पूरी कौम के सामने फैक्ट्स ला के और एंड के ऊपर जो किया है वो आपके सामने है। तो मेरा ख्याल है कि ये चीजें जो है ना, ये मंतकी अंजाम इसका ऐसे ही था, और ये सारी चीजें स्क्रिप्टेड थी। नून लीग के बड़े लीडर ने 5-4 महीने पहले इसी तरह का एक नक्शा खींचा था कि अल्टीमेटली ये स्क्रिप्ट जो है इसका एंड इस तरह का होगा। ये लाहौर से वो एमएनए भी है और एक बड़े लीडर हैं, और मेरा ख्याल है कि उसी तरह की सूरत है सामने है। अली, जिस तरह की हम पहले भी बात करते रहे, जब से ये तहरीक आगाज हुआ पीटीएम का, हम यही बात करते रहे कि ये अवाम के एजेंडे, अवाम के मसाइल के लिए नहीं, ये अपनी अपनी मुफादात की जंग है। इख्तलाफ राय जमहूरियत का हुस्न होता है, होना चाहिए, आप सियासी जमातों में होता है इख्तलाफ राय, लेकिन अब चूंकि पीडीएम में दरारें पड़ चुकी हैं, अब मामला अपोजिशन लीडर का आ रहा है सेनेट में, जिसमें नून लीग भी क्लेम कर रही है कि उनकी तरफ से होना चाहिए, पीपल्स पार्टी भी उनकी तरफ से होना चाहिए। मजीद कितनी इख्तलाफ हमें सामने नजर आएंगे अब? देखिए, ये जैसा कि पहले बात हुई थी, ये एक अननेचुरल अलायंस था। ये इख्तलाफात पर मबनी जमातें, इन जमातों की जो कोर आइडियोलॉजी है वही मैच नहीं करती एक दूसरे के साथ। सो इट वाज दिस अलायंस वाज फॉर अ रीजन। उस रीजन में हर किसी ने अपनी अपनी एक जगह रखी हुई थी। जितनी जगह जरदारी साहब को चाहिए थी वो लेके साइड पर हो गए हैं, जितनी मतलूबा जगह मौलाना को चाहिए वो पत्नी उनको मिलती है कि नहीं मिलती है, नून लीग अपना हिस्सा बकदरे जुस्सा डाल रही है। अब जिस चीज को जो मिलता जाएगा वो लेके साइड पर होता रहेगा। इनका मकसद पहले दिन से अब हमें क्लियर है। देखिए जी, ये लोग अगर अवाम दोस्त, अवाम शनास, अवाम का दर्द रखने वाले होते तो और बड़े मसाइल है ऐसे अवाम के। इस हुकूमत ने ऐसी कई हिमाकतें की हैं कि जिसकी बिना पे आप सड़कों पे आ सकते थे।
जिस रोज गैस 400% बढ़ाई गई थी उस रोज आप आ सकते थे, जिस रोज अद्वियात की कीमतें बढ़ाई गई थी, जिस रोज चीनी गायब हुई थी उस दिन आप आ सकते थे। इन्होंने क्या अपने पीडीएम के प्लेटफॉर्म से डिमांड किया कि वो किधर है चीनी चोर, वो कमेटियां किधर है जिन्होंने तफ्तीश करके नाम देने थे, उस एफआईए की उस रिपोर्ट का क्या बना जिनमें नाम दिया गया था शुगर माफिया से। मतलब ये बड़ी छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ जिनका ताल्लुक बराह रास्त आवाम से है। देखिए मुझे बात बताएं, सेनेट की पूरी एक्सरसाइज जो हुई है कि जी गिलानी साहब जीतेंगे या वो जो क्या नाम था हफीज शेख साहब या चेयरमैन, इसका आपको मुझे कोई डायरेक्ट फायदा है? आज सेनेट का चेयरमैन जो है वो संग्रानी बैठा हुआ है, इसका शाजिया साहबा आपको जुल्फिकार साहब मुझे या अली हैदर को क्या, एक आम आदमी को क्या फायदा होगा? ये वो एक्सरसाइजेज है जिन पे इन्होंने इतना अपना खून चलाया है। इससे अगर हट के ये अवामी इश्यूज पे बात कर रहे होते हैं, इस गवर्नमेंट ने ऐसी ऐसी कोताहियां की हैं, आप यकीन कीजिए कि इतने कमाल की ऑपोजिशन हो सकती है। उसकी वजह यह है कि ये गवर्नमेंट एक भी अवाम दोस्त पॉलिसी बनाने से कासिर है, और ये ऑपोजिशन माशाल्लाह से इतनी नाअहल है कि इनको वो एक भी नुक्ता नहीं ये उसमें से निकाल सके। हालांकि सामने था उनके फरिश्ता दीवार था कि जनाब ये तमाम नकाइस है इस नालायक हुकूमत के, इनको क्या चाहिए ये बता रहे हैं जनाब हमारे खिलाफ सियासी इंतखाब हो रहा है, नैब हमारे खिलाफ ये करी। भाई नैब ने हर दौर में दूसरी अपोजिशन के साथ ये किया। आप सकते तो आप नवाज शरीफ के साथ होता रहा, जब नवाज शरीफ होता था पावर में तो आपके साथ होता रहा। ये दीन तो सुना ही मत कि नैब हमारे साथ इमरान खान के दौर में ऐसा कर रही है। इमरान खान आज सीट पे उतरा तो कल को यही नैब इमरान खान साहब के साथ में कुछ कर रही होगी। ये होता आया है। हाँ, ऑपोजिशन होनी चाहिए थी अवामी मसाइल के ऊपर। आज आप देख लें कि पंजाब की क्या हालत है। पंजाब के ऊपर एक ऐसा चीफ मिनिस्टर बैठा दिया गया। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कोई शोबाज किस्म का होता, जगह जगह तस्वीरें खिंचवा रहा होता, मगर यार कुछ तो गवर्नेंस लेवल नजर आ रहा होता ना, कुछ तो काम नजर आ रहा होता पंजाब में। आज वो बंदा नाअहली की जीती जाती तस्वीर है, मगर पंजाब के अंदर आप मजाले देखने के पंजाब की सिवाय मरियम की आपको पंजाब लेवल पे ऑपोजिशन की जो क़यादत है वो एक्टिव नजर आती है। आपके ख्वाजा सादरसी को उठा के साइड लाइन कर दिया। वो बंदा पंजाब में आपकी आवाज भी बन सकता था, वो बंदा पंजाब के अंदर आपकी ऑपोजिशन को चला भी सकता था, मगर इसके क्योंकि हमजा के हाथ से आपने रख ली थी ऑपोजिशन और वो जेल बैठा हुआ था, वो कुछ कर नहीं पा रहा था। पंजाब की पूरी ऑपोजिशन का आपने बच्चा बिठा के रख दिया। कमी से निकाल नहीं सकते बाहरी ऑपोजिशन को या हुकूमत। सही। जुल्फिकार साहब, अब जरा हुकूमत की बात कर लेते हैं। पहले तो हम ये बात करते हैं कि हुकूमत को पीडीएम से जो खतरा था, जो चैलेंज बनी हुई थी, अब वो खतरा टल चुका है। अब जैसे कि आज प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट भी दिया कि मेरे लिए पीडीएम बड़ा चैलेंज नहीं था, महंगाई बड़ा चैलेंज है। वाकई वो महंगाई को अब एड्रेस कर रहे हैं? सही कही, लेकिन देखें ये अपोजिशन जो एजेंडा लेके चल रही थी वो एजेंडा तो उनके पास कोई नहीं। ये इमरान खान की नफरत और इमरान खान की मुखालफत और उसकी शक्ल अच्छी नहीं लग रही थी, तो उसकी बुनियाद के ऊपर ये लोग चल पड़े। देखें ये आम आदमी को इस मूव का हिस्सा नहीं बना सके। आम आदमी को इसलिए हिस्सा नहीं बना सके कि इनके पास कोई वाज़ेह एजेंडा था नहीं। कोई वाज़ेह एजेंडा अगर होता, महंगाई इसमें नंबर 1 इशू होता, आम आदमी के इशूज होते। अपने लिए तो रोज एनआरओ करते हैं, एक एनआरओ आवाम के लिए भी करते, तो आम आदमी इस मूव का हिस्सा बनता। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, आप तहरीक निज़ाम मुस्तफा से शुरू कर लें, कोई तहरीक आज तक पाकिस्तान में कामयाब नहीं हुई जिसको कामयाब करने वाले पीछे से हाथ जब तक साथ नहीं होते। तो इस तहरीक का भी मंतकी अंजाम इसी तरह का होना था। मैं तो बहुत पहले से ये कह रहा हूँ कि ये एक ऐसी तहरीक है कि जो उन कुव्वतों के बगैर चल रही है जिन्होंने कामयाब करना होता है। आप जजेस बहाली की तहरीक देख लें, निज़ाम मुस्तफा की तहरीक देख लें, ये सारी तहरीकें माजी की देख लें। नतीजा खेज बनने के लिए पीछे मैच फिक्स करना पड़ता है, तो ये मैच फिक्स तो था नहीं, लिहाजा इसका रिजल्ट गैर फितरी इत्तेहाद का इसी अंदाज में निकलना था। लेकिन किसी दूसरे की गलती आपकी खूबी नहीं बन सकती। इमरान खान साहब ने भी वही कैंपेन, वही रटा, वही किसी पटी बातें हैं कि जी वो मुल्क को इन्होंने तबाह कर दिया जी, जब मैं आया था मुल्क बिल्कुल दिवालिया था जी, मुल्क डूब रहा था जी, मुल्क तबाह होने के करीब था। यानी ये लफ्ज जब से हमने होश संभाली है शाजिया, यकीन करें कि हमारे बड़े भी, मैंने एक दिन किसी 2 बड़े बुजुर्गों से पूछा, उन्होंने कहा जी जब हमने होश संभाली थी 60 की दहाई के अंदर और 55 की दहाई के अंदर, तब भी ये फिक्रा सियासतदानों की तरफ से, हुक्मरानों की तरफ से तक मुल्क नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है। आज भी ये फिक्रा हमारी जान नहीं छोड़ रहा
यानी उस वक्त भी कहा जा रहा था कि डिक्टेटरशिप से बदतरीन जमहूरियत बेहतर है, आज भी ये बदतरीन जमहूरियत हमारी जान नहीं छोड़ रही। आज भी ये नस्ल दर नस्ल ये गुलामाना जो सिस्टम है वो हमारी जान नहीं छोड़ रहा, ये मरूसियत का सिस्टम हमारी जान नहीं छोड़ रहा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये नौसत के जो साए हैं इस रियासत के ऊपर, यहाँ पे वसाइल की कमी नहीं है, यहाँ पे जो मैनेजमेंट क्राइसिस है, लीडरशिप क्राइसिस है। और एक इम्प्रेशन बदकिस्मती से जिस परसेप्शन के ऊपर हम लोग और आप सब सोचते थे हमेशा के ऊपर को अच्छा आदमी आएगा तो नीचे तक सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, अब ऊपर वाला ये बहस भी शुरू हो गई है कि अच्छे हैं या नहीं है और कितने अच्छे हैं, इस पे भी बहस हो रही है। लेकिन ये तासर भी बहरहाल खत्म हो गया कि ऊपर को अच्छा बंदा बैठा भी हो तो नीचे बेहतर हो सकता है, ट्रिकल डाउन चीजें हो सकती हैं, वो चीजें भी उस तरह से नजर नहीं आ रही है। पंजाब के अंदर शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी इसलिए इसको रहना चाहिए वसीम अकरम प्लस को क्योंकि इसकी वजह से मेरी पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा है। यानी लोग मेरी वाह वाह कर रहे हैं जो कि ये बोंगियां शोंगियां मार रहा है, इधर उधर के मामला ऊपर नीचे करता रहता है, पता पुता इसको है नहीं। उसके टाइम में उसका जो पीएसओ है वो भी शहबाज शरीफ का पीएसओ पिछले 2.5 साल से लगा हुआ, और उससे पूछा ये जाता है कि वो कुर्सी पे कैसे बैठते थे, वो गद्दी कौन सी रखते थे, वो सोते कैसे थे, वो गाड़ी में भी आराम करते थे, बूट कितने लंबे पहनते थे वगैरह, इस तरह के तुक्के उनसे। सेक्रेटरी साहब है और कुछ लोग हैं तो पुराने लोग भी चल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि मल्टीपल इश्यूज हैं। इमरान खान को भी नवाज शरीफ को हराने की बजाय करप्शन को हराना चाहिए, गुर्बत को हराना चाहिए, और जो आम आदमी का मेरा और आपका मसला है वो है महंगाई, उस महंगाई के खिलाफ जंग करनी चाहिए। अपनी अना की जंग कुछ देर के लिए दोनों पार्टी या तीनों या जितनी भी पार्टी है मैदान में सबको बंद करके इस अवाम के लिए भी एक एनआरओ कर लेना चाहिए जिसमें इनको रोटी कपड़ा और मकान मिले, और आम आदमी बेचारा जो पिस रहा है, जो मर रहा है, और आज एक ऐसे मुल्क के अंदर आप और हम रह रहे हैं कि जो एक फूड बास्केट पूरी दुनिया कह रही है कि ये एक ऐसा रीजन है जो फूड बास्केट है जिसपे कोई फूड की शॉर्टेज हो नहीं सकती। आप मुझे बताएं कि इतना जबरदस्त फर्टाइल मुल्क है, यहाँ पे गंदम उगती है, गंदम की शॉर्टेज है, यहाँ पे चीनी, लेकिन अलमिया ये कि हम चीनी और आटा बरामद करेंगे, अलमिया ये ज़रूरी मुल्क है। बिल्कुल ठीक है। और ये बड़ी बदकिस्मती है, यहाँ पे मैं समझता हूँ कि लीडरशिप क्राइसिस है, यहाँ पे कोई और क्राइसिस नहीं। बिल्कुल सही बात की। जुल्फिकार राज साहब आपका बहुत शुक्रिया, अली आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। नाज़रीन जाते जाते बस इतना ही कहूँगी कि ये जो सियासी अखाड़ पिछाड़ है, सेनेट में किसकी जीत होती है, चेयरमैन सेनेट में कौन हारता है, अवाम को इससे कोई गर्ज नहीं। अवाम को गर्ज है तो सिर्फ महंगाई से, बेरोज़गारी से। ये वो मामलात हैं, ये वो चैलेंज है इमरान खान साहब को फेस करने हैं, और अगर नहीं करेंगे तो जिस तरह हमने ज़िमनी इलेक्शन में देखा कि हुकूमत जमात की पॉपुलैरिटी कम हो गई थी, तो फिर आने वाले कुछ सालों में हमें नज़र आ जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। प्रोग्राम से इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह ने के बाद।